नमस्कार। आज हम लोग एक बहुत ही खूबसूरत कविता की दुनिया में चलेंगे। ये कविता है कुंवर नारायण जी की कविता के बहाने और ये हिंदी की आधुनिक कविताओं में से एक बहुत ही खास रचना मानी जाती है। तो सबसे पहले एक सवाल, आखिर कविता है क्या? कुंवर नारायण जी अपनी इस कविता में यही सवाल उठाते हैं। क्या ये सिर्फ कुछ शब्दों को जोड़ देना है या फिर इसका कोई बहुत गहरा मतलब भी होता है? तो चलिए सबसे पहले मिलते हैं खुद कवि कुंवर नारायण से, जिन्होंने इस बड़े सवाल का जवाब अपनी कविता के जरिए देने की बहुत ही कमाल की कोशिश की है। ये है कुंवर नारायण। आधुनिक हिंदी साहित्य की दुनिया में इनका नाम बहुत बड़ा है। सच कहें तो इनकी कविताओं ने भाषा और हमारे सोचने के तरीके दोनों को एक बिल्कुल नई दिशा दी। लगभग 1950 के आसपास इन्होंने लिखना शुरू किया था और अपने काम के लिए इन्हें ज्ञानपीठ और साहित्य अकादमी जैसे देश के सबसे बड़े साहित्यिक सम्मान भी मिले। इनकी कविताओं की सबसे खास बात यह है कि वो जिंदगी के, मौत के और हमारे रिश्तों के बहुत गहरे रहस्यों को बड़े ही आसान और सहज तरीके से हमारे सामने रख देती हैं। अच्छा, तो अब कविता को समझने के लिए कवि ने जो पहली कोशिश की है वो है इसकी तुलना एक चिड़िया की उड़ान से करना। चलिए देखते हैं। तो इन पंक्तियों में ना एक सवाल भी छिपा हुआ है। कवि ये तो मान रहे हैं कि कविता एक उड़ान है, पर वो ये भी कह रहे हैं कि शायद एक चिड़िया की उड़ान भी कविता की उड़ान की गहराई को नहीं नाप सकती, उसकी बराबरी नहीं कर सकती। तो मतलब तुलना ये है कि कविता जो है वो कल्पना की उड़ान है ना, जो कहीं भी जा सकती है। एक जगह से दूसरी जगह, मन के अंदर से लेकर बाहर की दुनिया तक बड़ी आसानी से ये सफर तय कर लेती है। पर यहां सबसे दिलचस्प बात है सीमा की, लिमिट की। कवि का तर्क ये है कि देखो, एक चिड़िया की उड़ान की एक फिजिकल लिमिट होती है, एक सीमा होती है, लेकिन कविता की जो कल्पना की उड़ान है वो तो असीम है, उसकी कोई सीमा ही नहीं है। वो कहीं भी किसी भी दुनिया में पहुंच सकती है। तो ठीक है, चिड़िया की उड़ान में तो एक सीमा मिल गई। इसके बाद कवि एक और खूबसूरत उदाहरण की तरफ बढ़ते हैं, जो प्रकृति से ही लिया गया है, और अब कविता की तुलना एक खिलते हुए फूल से की जाती है। वाह, इन लाइनों में खिलने और महकने की कितनी सुंदर इमेज है ना? कविता एक फूल की तरह खिल तो रही है, पर सवाल ये उठता है कि क्या इसका अंजाम भी फूल जैसा ही है? तो यहाँ कवि यही समझाना चाहते हैं। देखिए, एक फूल की सुंदरता हमें बहुत अच्छी लगती है, लेकिन वो कुछ समय के लिए ही होती है। वो खिलता है और फिर मुरझा जाता है। लेकिन एक कविता, वो एक बार खिल जाए तो फिर कभी नहीं मुरझाती। उसकी खुशबू, उसका असर हमेशा हमेशा के लिए बना रहता है। तो हमने चिड़िया की उड़ान में सीमा देखी, फूल के खिलने में भी एक सीमा देखी। तो प्रकृति की इन सीमाओं को देखने के बाद अब कवि एक ऐसे इंसानी उदाहरण पर पहुंचते हैं जो शायद कविता के असली मतलब को सबसे अच्छे तरीके से पकड़ पाता है। और इन आखिरी पंक्तियों को पढ़कर ऐसा लगता है जैसे कवि को कुछ मिल गया है, एक गहरी समझ, एक नई खोज। यहां पर कविता की तुलना की गई है एक बच्चे के खेल से। सोचिए जरा, एक बच्चे की खेल की कोई सीमा होती है? कोई बंटवारा होता है? नहीं, वो तो इस घर और उस घर के फर्क को ही मिटा देता है। उसके लिए तो सब कुछ एक है। और बिल्कुल यही बात कविता पर भी तो लागू होती है। बिल्कुल एक बच्चे के खेल की तरह कविता भी सारे बंटवारे, सारे भेदभाव मिटा देती है और हम सबको एक साझा, एक कॉमन एहसास से, एक अनुभव से जोड़ देती है। तो चलिए अब इन तीनों उदाहरणों को, चिड़िया की उड़ान, फूल का खिलना और बच्चे का खेल, इन सबको एक साथ रखकर देखते हैं कि कवि आखिर कविता के बारे में किस पावरफुल नतीजे पर पहुंचते हैं। तो इस पूरी कविता का जो सार है, जो निचोड़ है, वो ये है कि कविता सिर्फ एक उड़ान या सिर्फ एक खिलना नहीं है। नहीं, ये तो जुड़ाव की एक यूनिवर्सल ताकत है, एक ऐसी ताकत जो एक बच्चे की कल्पना की तरह ही लिमिटलेस है, जिसकी कोई सीमा नहीं है। और आखिर में ये कविता हमें एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। एक ऐसा सवाल जो हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि क्या कविता वाकई में समय और जगह की सीमाओं से परे एक खेल है?